पहले कुछ चीज़ें जनरल नॉलेज की, फिर इतिहास में हम मगध एम्पायर और उसके साथ जो थे कंटेम्प्रेरी एम्पायर थे उनके बारे में ऐतिहासिक जानकारियाँ लेंगे। तो पहले एक शुरुआत, अभी एक कंट्रोवर्सी जो अभी न्यूज़ में चल रही है पिछले नवंबर से, संभल में यूपी के जामा शाही जो मस्जिद है उसमें हिंदू पक्ष कौन से मंदिर की बात करता है? तो जवाब है कल्की टेम्पल है, जिसके रिमेन है 16वीं शताब्दी से। एंड वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है जो आपको पता होना चाहिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1992। ये क्या है? ये कहता है preservation of status quo on all religious sites as they were on August 15, 1947। 15 अगस्त 1947 अपने देश के आज़ाद होने से पहले जो भी रिलीजियस साइट थी उनके प्रिजर्वेशन और स्टेटस प्रिजर्वेशन पर स्टेटस क्यों बोलता है, मतलब कुछ भी चेंज हमें नहीं करना है उससे। उसके बाद दूसरा है, इस जनवरी 13 को प्राइम मिनिस्टर ने सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है जो 6.4 किलोमीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने 2 घंटे का रास्ता 15 मिनट कर दिया और ये 8500 फीट पे है। इसको जेड मोर टनल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेड मोर टनल। ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है कई बार क्योंकि ये ऐतिहासिक स्टेप है हमारा जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करने का। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ऐतिहासिक। पिछली बार हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा, अब हम थोड़ा पीछे और जाते हैं और मगधन एम्पायर को समझते हैं। और मगधन एम्पायर को समझने से पहले समझना होगा कि 600 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट 600 साल पीछे अगर हम जाएंगे, 600 से 700, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? यूज़ ऑफ आयरन। यहाँ पे ये आयरन एज है, आयरन आया। तो आज का बेसिकली पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ये मेन था। तो आयरन से मिलने से हमारे पास क्या क्या चीज़ चेंजेस हुई? हमारे हथियार आयरन के बनने लगे जिससे हम लड़ाइयाँ लड़ सकते थे। एग्रीकल्चरल टूल, खेती के लिए नए नए टूल्स बना सकते थे जिनसे हम खेती कर सकते थे। एंड जब इतना विकास हुआ सो शहरों का विकास हुआ 600 BC के आसपास। तो जब हमारा ये एम्पायर शुरू हुआ तो उससे पहले आपको समझना चाहिए कि आयरन एज शुरू हो गई थी। क्या क्या वेपन हथियार बन रहे थे आयरन के, एक आर्मी खड़ी की जा सकती थी, खेती के लिए नए नए आयरन के टूल्स थे, फॉर्म और नए नए शहरों का निर्माण हो रहा था। और वे जिसको शहर बने तो बड़े राज्य बने और इन राज्यों को क्या कहते थे? जनपद। ये इंपॉर्टेंट आपको ऐतिहासिक समझना, इनको क्या कहते थे? जनपद। तो कितने जनपद थे? 16 लार्ज महाजनपद थे, 16 बड़े महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद, आप यहाँ से इतिहास को समझिए, सवाल भी ऐसे आएंगे और इतिहास समझने के सबसे सिंपल तरीका, आप 600 BC जाइए स्केल पे। एंड वहाँ चेंज क्या हुआ? हमने लोहा यूज़ करना शुरू कर दिया। लोहा यूज़ किया, हथियार बनाए, खेती के टूल्स बनाए, खेती बढ़ी और शहरों का निर्माण लगा। शहरों से बड़े राज्य बने, राज्य को जनपद कहते थे। और ऐसे कितने राज्य थे ये आपको नंबर पता होना चाहिए, 16 राज्य थे, 16 महाजनपद थे। ये मैंने आपके लिए हिंदुस्तान का मैप बनाया है जिसमें मैं आपको महाजनपद का थोड़ा आइडिया दूंगा। तो अगर आप देखेंगे इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कोसला। अगर आप देखेंगे लखनऊ, इसकी कैपिटल अयोध्या थी, बनारस तक ये कोसला एम्पायर था। मगध ये साउथ में वेस्ट बंगाल झारखंड वाला जो मेन इलाका है इसके आसपास था। उसके जस्ट ऊपर अंग, ठीक है, जिसको मगध ने एब्जॉर्व कर लिया था बाद में। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो मल्लास एंड लिच्छवीज। अब इनकी खासियत क्या थी? लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। लिच्छवी और मल्लास ये पूरी तरह राज घराने नहीं थे, ठीक है। ये ट्राइबल इनके कॉन्स्टिट्यूशन थे, ट्राइबल असेंबलीज होती थी ये दोनों की, और ये उन नियमों को पालन करते थे। तो ये थे नेपाल के तराई से लेके और उत्तरी गंगा के राज्य में लिच्छवी, उनके ऊपर मल्लास। कोसला, मगध बता दिया। फिर चौथा था अवंती। अवंती की कैपिटल थी उज्जैन, ये था। फिर और जो बाकी आप देखें, कंबोज अफ़गानिस्तान, गंदाला अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, मत्स्य सूरसेना गुजरात पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, कुरु हरियाणा पंजाब, पांचाल पश्चिम उत्तर प्रदेश, कोसला आपको बता दिया, छेदी साउथ में, वत्सा आपका
यूपी के साउथ और नर्दर्न एमपी में। इन 16 महाजनपद जो हमने सुना, उनमें इम्पॉर्टेंट 4 थे जो पावरफुल थे, मगध, कोसल, अवंती, वत्सा। एक बार आप देख लीजिए। कोसल आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, राजधानी इसकी थी अयोध्या आज की, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। मगध आपका राजगीर कैपिटल थी, पर बिल्कुल पूर्वी बिहार की तरफ और बंगाल में था। उसके बाद अवंती आपका गुजरात, एमपी, राजस्थान का, इसकी कैपिटल उज्जैन थी। और वत्सा आपका एमपी के नॉर्थ और साउथ में विंध्या जो रेंज थी उसके आसपास था। ठीक है, इन 16 में ये बहुत पावरफुल थे। और 2 ट्राइबल ऑलिगार्च थे, वो मैंने आपको बताया, लिच्छवी एंड मल्लाज। और इनका मैंने आपको समझाया, इनमें राजे नहीं थे इनिशियली, इनके अपने ट्राइबल असेंबली थी, ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूशन था, और ये उस पर फॉलो करते थे। अब हम पूरब से जाएंगे तो बिगनिंग फ्रॉम ईस्ट, जैसे मैंने लिखा है अंग, सबसे पहले अंग। तो अंग राज्य जो था उसके आज के भागलपुर या मुंगेर में है। जो चंपा कैपिटल थी, चंपा भागलपुरी के आसपास थी जो इनकी कैपिटल। आपसे पूछा जा सकता है अंग राज्य की कैपिटल चंपा थी या चंपा किसकी कैपिटल थी, आपको अंग राज्य बोलना है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अंग वॉज स्वॉलोड बाय मगधा। मगधा जब से बढ़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले उसने अंग को अपने में मिला दिया, अंग राज खत्म कर दिया। तो आप मैप पे एक बार इसको समझ लीजिए, अंग और मगधा क्यों इतने आसपास। आज के भागलपुर और उनकी कैपिटल थी चंपा। ऑलिगार्च के बारे में मैंने बता दिया है। नौ इम्पोर्टेंट क्या था, लिच्छवी और मल्लास बिल्कुल नॉर्थ में थे, उत्तर में थे, और नेपाल की तराई में मल्लास, और गंगा के उत्तर में लिच्छवी थे जिनकी कैपिटल थी वैशाली। इनके अपनी ट्राइबल असेंबली, ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूशन था, और ये आर्मीज बना लेते थे लड़ाई लड़ने के लिए, और इनके पास रहती थी, पर परमानेंट आर्मीज नहीं थी। इन्होंने अजात शत्रु के आगे आएंगे जब हम, अजात शत्रु से लड़ने के लिए एक साथ एग्रीमेंट किया था लड़ने का। तो ये हम याद रखिएगा, जब अजात शत्रु इनसे लड़ा था, इनकी आर्मी थी, बहुत अच्छी थी, पर ये परमानेंट आर्मी नहीं थी। यहाँ पे ये समझने की चीज़ होगी कि बुला लेते थे, हो जाते थे और लड़ते थे, और अपने जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, अपने एरिया थे, उनको सेव कर पाते थे। इनके नॉर्थ वेस्ट में कोसला राज्य था, कोसल राज्य, ठीक है, साउथ में मगध अगेन, और ये मोटा मोटा आपका डायरेक्शन हो गया। पर मगध और कोसल प्रॉपर राजघराने थे, ये समझने की ज़रूरत होगी। फिर कोशल राज्य पे आ जाते हैं, जो मेन राज्य था मगध के कंटेम्प्रेरी में। और कोशल बहुत ही पावरफुल स्टेट था। कोशल बिल्कुल गंगा के ऐसे पॉइंट पे था, जो व्यापारी थे उनका व्यापारिक मार्ग था, वो गंगा नदी से जाता था। और ये 6th सेंचुरी बीसी, मैंने बोला ना 600 से 700 BC की ये बीच की बात है। आपको इससे आगे जाना नहीं है, पीछे आना नहीं है। 600 BC वो बहुत पावरफुल था। इसकी कैपिटल थी सवती। आपको एग्जाम में सवती पूछा जा सकता है। सवती अयोध्या के एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप जाओगे तो अयोध्या के साउथ में, ठीक है, साउथ में थी, बट अगर आप अयोध्या के आसपास टिक कर देंगे तो बिल्कुल सही, सवती आपको याद रखना है। तो कौशल राज आपका अयोध्या में था। ये इतने पावरफुल थे, इन्होंने काशी को जीता, तो बनारस भी इनके अंदर था, और उसके बाद काशी जीतने का इन्होंने अपना नाम क्या कर दिया, काशी कोसला, ठीक है। और ये बहुत ही पावरफुल थे। ये गंगा का पूरा रास्ता पे इनका कब्जा था। ये टैक्स लेते थे और चलते रहते थे। इनके काशी का, जैसे मैं बताया, काशी जीतने के बाद काशी कुछ काशी पे एक रिवर पोर्ट होता था उस ज़माने में, जिस पे इनका कब्जा हो गया था। इनके इतिहास में 2 मेन राज्य हैं जिनके बारे में आपको पता रहना चाहिए, ऐतिहासिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। पस्से नादी और विदुधवा। विदुधवा पस्से नादी का बेटा था। ना पस्से नादी ने क्या किया, क्या कोशल एम्पायर में चेंज हुआ, जो इम्पोर्टेंट है। कोशल एम्पायर ने आर्मी में पहला कमांडर इन चीफ अपॉइंटमेंट बनाया, जिसे सेनापति कहते थे। तो वो किसने बनाया था, पस्से नादी ने बनाया। और पस्से नादी अपने आप को हायर ऑफ इक्ष्वाकु वंश मानता था ना। शाक्यन जो थे वो भी अपने आप को हायर ऑफ इक्ष्वाकु वंश मानता थे, पर पस्से नादी ने शाक्यन लड़की शादी की। यहाँ पे एक बहुत अच्छी कहानी है। जो उसकी वाइफ थी वसुबा काटिया, बिकॉज हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि दोनों एक ही वंश के हो गए। तो इन जो वसुबा काटिया थी, ये राजा ने अपनी एग्जैक्ट बेटी को नहीं ब्याह किया, उसने थोड़ी सी चालाकी चढ़ के पस्से नादी को, उसकी जो कॉर्पिकिन्स होती हैं, और ये जो कॉर्पिकिन्स होती हैं, और ये
दासियाँ में से होती है, एक दासी थी, उसकी बेटी थी वसुवा खाटेवर, बहुत सुंदर लड़की थी, उससे शादी करवा दी। इनका बेटा हुआ विदु धवा जो हायर बना, पर पसेनादी भी बहुत बड़ा राजा था और विदु धवा उसका बेटा था। अब आ जाओ आप मगध। ना मगध इनिशियली उतनी अच्छी लोकेशन पे नहीं रहा, क्योंकि आप देखोगे ट्रेड रूट अगर मैप पे देखो तो ट्रेड रूट जहाँ ख़त्म होता है मगध बिल्कुल उधर था, मेन लोकेशन पे तो कोसला था। लेकिन ये हिंदुस्तान का पहला यूनिवर्सिटी जिसने देश का सबसे बड़ा राज्य बनने वाला था। जब ये बड़ा हुआ तो एक कैरावन ट्रैक भी करता था, वो रास्ता जिस पे व्यापारी आते थे, और उसके बाद सप्लाई ऑफ मेटल्स को भी ये कंट्रोल करता था। इनकी कैपिटल इनिशियल थी राजगीर। क्यों थी राजगीर, ये सवाल पूछा सकते हैं। धारवाड़ की जो हिल्स थी वहाँ आयरन मिलता था, और इतना आराम से आयरन ऑक्साइड मिल जाता था कि ज़्यादा खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और आराम से आप चारकोल से हीट में उसको आयरन लोहे को अलग कर सकते थे। दूसरा, पेरीमीटर ऑफ हिल्स थी करीबन 25 मील की, जो उनको सेफ्टी देती थी। तीसरा, एडुकेट वाटर सप्लाई बहुत ज़रूरी था, होल्ड करने के लिए, लड़ाई के लिए पानी इनके पास सफिशिएंट था। फिर इनके साउथ ईस्ट में गया, जो आज का गया है वो राज था, उसके आगे साउथ ईस्ट में कॉपर और आयरन की उन पहाड़ियों पे बहुत ज़्यादा ओर्स थी। तो आप देखो इनको मेटल्स मिल गए, इनको नेचुरल सेफ्टी मिल गई, पेरीमीटर था हिल्स का, और एडुकेट वाटर सप्लाई था, इसलिए इन्होंने राजगीर को अपना राजधानी बनाया। सबसे पहले इन्होंने अंग जो राज्य था, अंग राज्य, उसको कब्जा कर लिया। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। इनके राज्य में इन्होंने स्पेशली जब ये कोस्टल और ये राज्य से 600 BC के आसपास जब बनना शुरू हुए और जब बढ़ने शुरू हुए, इम्पॉर्टेंट होते थे ट्रेडर्स, जिन्हें सातवाहस भी कहते थे और वैदिकेहीज कहते हैं। वैदिकेहीज एक कास्ट थी जो बाद में खत्म हो गई, बट इनका जनरल नाम फिर यही हो गया सातवाहस। तो अगर आपको पूछा जाता है वैदिक कास्ट कौन थे, आपको ट्रेडर्स बताना है। दूसरा, 7वीं सेंचुरी के एंड तक 600 सेंचुरी में BC में कॉइन्स शुरू हो गए थे, सिक्के शुरू हो गए थे, बिजनेस होता था, किक्कोस होता था, और ये सिल्वर सिक्के होते थे। इनका यूनिट थी, वजन था कर्षपान, जो 3.5 ग्राम वेट का होता था। तो ये इनिशियली सिक्के का एक साइड बिल्कुल ब्लैंक होता था, एक साइड इसकी चेकिंग होती थी, मतलब अलग अलग लोग होते हैं, जैसे आज के टाइम में सोने का लोग हिसाब लगाते हैं सुनार, वैसे ही इस टाइम सिक्कों का आप कह लो उस ज़माने के एक सिस्टम था जहाँ सिक्के चेक होते थे, और वो वहाँ पे पॉइंट लगाते थे, पर एक साइड में तो खाली रहता था। 6वीं शताब्दी BC तक सिक्के पे किंग की स्टैंप लगने लग गई, तो ये चेंज हुआ सिक्कों में, एक में ब्लैंक था एक हिस्सा, एक में किंग का स्टैंप लगने लगा। फाइनेंशियली गिल्ड सिस्टम था, जिस श्रेणी भी कहते थे। ये क्या करते थे, कुछ लोग एक पूरी कास्ट सिस्टम मिलके पैसा एक जगह इकट्ठा करती थी, एंड जो उनका हेड होता था उस पर्टिकुलर समूह का, वो पैसे देता था ज़रूरत के हिसाब से। मतलब बेसिकली एक सिस्टम, एक सेंट्रल इन्होंने शुरू किया था। प्रोडक्ट्स हैं बम्बू, बांस, सैंडलवुड। सैंडलवुड इंपॉर्टेंट था, क्यों, ये लोग नहाने के लिए उस टाइम सैंडलवुड का यूज़ करते थे। सोप तो आया नहीं था आज के टाइम के साबुन, सो सैंडलवुड का यूज़ करते थे। घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और हाथी लेकिन रॉयल ऑब्जेक्ट था, हाथी को जनरली यूज़ नहीं करते थे। नाउ बिम्बिसार जो एक बड़ा किंग है, उसका पुराना में नाम है और शिशुनाग लीनियज का माना जाता है। बिम्बिसार की वाइफ पसेनादी की बहन थी। पसेनादी कौन था, आपका कोसला का किंग, उसने अपनी बहन को बिम्बिसार से अधिक है। तो बेसिकली इनिशियली मगध और कोसला में अच्छे रिश्ते होते थे। तो मैंने एक लाइन इसलिए जोड़ी, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहानी चेंज होती है अजातशत्रु से, जो बिम्बिसार का बेटा था। बोथ किंग्स वर ऑफ रिलेटिवली अनएग्रेसिव टेम्परामेंट, बोथ पैटर्नाइज्ड द न्यू रिलीजियस फिलोसफर विद प्लेजर। They are reported as being close friends and admirers of the Buddha, but also as generous supporters of all major sects of the time, including a few Vedic ones. So यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था कोसला और मगध के बीच में। फिर एंट्री होती है बिम्बिसार के बेटे अजातशत्रु की। सबसे पहला काम अजातशत्रु ने क्या किया, जब ये अपना इसने अपने बाप को ही, अपने पिता को ही जेल में बंद कर दिया और वहाँ पे इसको मरने दिया भूखा प्यासा रख के। तो बिम्बिसार को अजातशत्रु ने बंद कर दिया। पर इसको कहा, उपनिषद में लिखा है कि बहुत ही अच्छा फिलोसफर किंग था, पर ये इसने किया है। फिर पसेनादी ने गुस्से में होकर क्या किया, पसेनादी कौन था, कोशलक का किंग, उसने अपनी बहन की शादी की थी, तो दहेज में क्या दिया था, काशी जो अपना बनारस है उसके पास का
कुछ गांव दिए थे, वो उसने वापस ले लिए। यहाँ से लड़ाई शुरू होती है। फिर अजातशत्रु ने राजगीर से पटना कैपिटल चेंज की। इसका रीज़न था क्योंकि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंज हो गया था, अब वो अपना एम्पायर बढ़ा रहा था। तो नॉर्थ में एक तो गंगा, वहाँ 3 नदियाँ मिलती थी, उस पर कब्जा करना ज़रूरी था। ऊपर से नदन राज्यों को आपको हरा रहे थे, जैसे लिच्छवी, ठीक है, मल्लाज। तो लोकेशन पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट थी, तो उसने पटना में बनाया। अब विदुधवा पसी नदी का बेटा था, ये भी कुछ कम नहीं था। इसने कब्जा किया और साक्यंस जो थे ना, उनका मासिकर इसने करवाया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद पसी नदी के में क्या था, इसके जो फादर थे, कि विदुधवा के जो फादर पसी नदी थे, उनको छोड़ दिया ऐसे ही, वो बेचारे अकेले रह गए। तो भाग के अपने भतीजे के पास है, अजातशत्रु। लेकिन क्या हुआ, अजातशत्रु ने गेट नहीं खोले राजगीर के, जानबूझ के। और कहा जाता है कि अजातशत्रु वहीं पे बाहर ही राजगीर के मर गए। जब वो मर गए तो अजातशत्रु ने गेट खोले और उनका अंतिम संस्कार बड़े लेवल पे किया। ऐसे दिखाते हो कि वो बहुत बड़ा वो उनका वो था, एंड उसने अपने आप को कोसला किंग डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये पसीनाडी जो का बेटा जो विदुधवा था, ये थोड़ा केयरलेस भी था। इसने साक्यंस का किया। जब ये ऐसे लड़ाई कर रहा था, इनके बीच चक्कर चल रही थी अजातशत्रु और ये, इसने क्या गलती की, ताप्ती रिवर जो थी उसका सूखा जो नदी का इलाका था, वहाँ पे अपना कैंप लगा दिया। किस्मत ख़राब थी, बादल फटा एंड पूरी सेना डूब गई। तो कहा जाता है कि अजातशत्रु बहुत किस्मत वाला था कि बिना लड़े ही ये कौशल का पूरा राजा बन गया। अब आ जाओ लिच्छवी एंड मल्लाज, जो नॉर्थ में थे, मैंने आपको बताया। यहाँ पे स्टेट क्राफ्ट, प्रॉपर जो पॉलिटिकल नॉलेज होती है अजातशत्रु की मामले, इसने अपना एक मिनिस्टर भेजा इस तरीके से कि वो उसको धोखा देगा अजातशत्रु का। इन लोगों को कोई ज्ञान था नहीं, लिच्छवीज को और मल्लाज को। इन्होंने उसको ले लिया अपने पास। उसने क्या किया, अंदर से खोखला करना शुरू किया। एक लिच्छवी ट्राइब को दूसरे लिच्छवी ट्राइब से लड़ाया अंदर। मैंने आपको बताया था इनमें एक पूरा किंगडम टाइप नहीं था, ये एक इनका ट्राइब्स का कॉन्स्टिट्यूशन था और ये उसको फॉलो करते थे। पर धीरे धीरे इसने क्या किया, ये जो अजातशत्रु ने अपना मूल जो था इंडक्ट किया और इसने पॉलिटिकली उनको बढ़ा दिया। और जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे, अजातशत्रु ने मल्लाज को ख़त्म कर दिया और लिच्छवी पे भी उसने अपना कब्जा कर लिया। फिर पूरी तरह डाटा अवेलेबल नहीं है, बट अवंती भी मगध पे एक अटैक करना इनिशियली चाहता था, पर कैसे हराया, कब हराया, ये इसके कागज नहीं। बट फाइनली मगध का राज्य हो गया था, अवंती हार गया था। बाकी सारे जनपद भी आपको 400 BC तक मगध को हार गए थे और पूरे गंगा बेसिन पे मगध एम्पायर सेट हो गया था। तो ये है मगध की कहानी हमारी। मेन एम्पायर आपके 16 जनपद थे, आपको याद रखना है। 16 में इम्पॉर्टेंट थे कौशल, आपका मगध, आपका अवंती, ठीक है। और 2 आपके ट्राइब्स ओलिगार्ची थे, उनका क्या नाम था, लिच्छवी और मल्लास। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट था एम्पायर था कौशला, बिल्कुल गंगा के ऊपर कब्जा था। अयोध्या कैपिटल होती थी आज की, और बनारस पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, रिवर पोर्ट, और बहुत ही लोगों से टैक्स कलेक्ट करते थे और पावरफुल थे। पर धीरे धीरे मगध पावरफुल हुआ। उसने पहले अंग देश को हराया, अंग के बाद उसने लिच्छवी और मल्लाज में अपना डिप्लोमेटिक अजातशत्रु ने भेज के हराया। उसके बाद धोखे से विद टाइम एक क्लाउड बस्ट में कौशल राजा की पूरी फौज बह गई और बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अजातशत्रु ने आराम से जीत हासिल की। 400 BC आते आते तक अजातशत्रु गंगा के पूरे बेसिन पे, अजातशत्रु नहीं बोलूँगा, मगध एम्पायर पूरा गंगा के बेसिन पे हो गया। तो आपको 400 BC तक रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इस मीन जो मगधन एम्पायर है, कोस्टल एम्पायर है, सिक्के, इन्होंने सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के थे, ठीक है। तो इनिशियली सिक्कों में पीछे एक साइड कुछ नहीं होता था, एक साइड आकृतिज होती है, मैनुस्क्रिप्ट्स होती थी। फिर जाते जाते 600 शताब्दी के आसपास राजाओं ने जो खाली साइड होती थी तो वहाँ अपनी मैनुस्क्रिप्ट लगाना शुरू कर दिया या अपनी स्टैम्प लगाना शुरू कर दिया। तो ये चेंज था। तो ये हो गया। मेन था आयरन, लोहे की खोज और कॉपर। और ये लोग खेती करते थे, इन्होंने खेती को बहुत बढ़ावा दिया। जैसे जाते थे जंगल काटते चले जा रहे थे, ये था। इनिशियली मगध की कैपिटल क्या थी, राजगीर। उसके बाद उन्होंने क्या बनाई, पटना।
पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट थी। अवंती की कैपिटल क्या थी? उज्जैन। कोसला की कैपिटल क्या थी? अयोध्या की। ये चीज़ें बतानी चाहिए। और लिच्छवी की कैपिटल क्या थी? वैशाली। ये जनरल आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप इनको बार बार देखिए। मैंने मैप बना के दिया, उस मैप्स को देखिए तो आपको कहानी ज़्यादा अच्छी पता चल जाएगी। और ये बहुत ही कहानी की तरह, जैसे मैंने बताया उस तरह करेंगे आपको याद रहेगा। तो 600-700 से 400 के बीच पूरा मगध एम्पायर सेट हो गया। इंपॉर्टेंट नाम है बिम्बिसार, अजात शत्रु मगध एम्पायर में, और पेस्सी नदी और विदुधवा कोसला में। ये आपको याद रखने हैं। और टोटल जनपद 16 थे। तो यहाँ पे मैं अपना ये ख़त्म करता हूँ आज का चैप्टर। आई होप आपको ये हेल्प करेगा।